नमस्कार, बीटीवी मुद्दे की बात है में सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और आज मुद्दे की बात है में बहुत ही खास मुद्दा हमने शामिल किया है और वो है 3 नए कृषि कानून, जिसको लेकर सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान धरना दे रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश में एक तरह से ये मुद्दा अभी छाया हुआ है, गर्म है। सभी का यही सोचना है कि क्या सरकार बैकफुट पर जाएगी या किसान बैकफुट पर जाएंगे, क्या नतीजा निकलेगा। खैर, ये सब हम आगे देखेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है इस पे। बहरहाल हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे 2 अतिथि आज हमारे साथ हैं। भाजपा से मीडिया प्रभारी अभय कोचर जी हमारे साथ हैं और जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विशाल बिसेन जी हमारे साथ हैं। तो तीनों नए कृषि कानूनों पर सबसे पहले, चूंकि आप सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं अभय जी, तो बताइए क्या खूबियां हैं इस नए कृषि कानून की। देखिए, मैं बताऊंगा, एक देश में आजादी के इतने साल बाद भी एक बात हमेशा उठती रही कि कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना है, कृषि को उद्योग का दर्जा देना है और किसानों की संपन्नता की बात आई। लेकिन अभी तक हमने देखा कि आजादी के इतने साल बाद भी किसान उसी अवस्था में है, वही पद्धति से खेती करता आ रहा है और उसके स्तर पर अब ये हालत हो गई है कि किसान का बेटा भी नहीं चाहता कि मैं किसान बनूं। वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसने अपने पिता का संघर्ष देखा है और संघर्ष के बाद भी जो स्थिति नहीं सुधरती दिखती, उस पर निश्चित तौर पर उसके दिमाग में ये बात जरूर आती है कि कृषि क्षेत्र से मुझे नहीं जुड़ना है अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना है तो निश्चित तौर पर अगर हम इस बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं तो इस पर आपको ध्यान आएगा, एक अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और वह परिवर्तन एकाएक नहीं आएगा, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप एकदम से कुछ नहीं बदल सकते। तो धीरे धीरे कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है और मैं समझता हूँ ये 3 कानून, जिसमें से 2 कानून है, एक संशोधन है, तो ये तीनों कानून मिलकर के उस किसान के जीवन स्तर को जो हम बनाना चाहते हैं वहां तक ले जाएंगे। मैं मानता हूं इससे एकाएक परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन 3 साल, 5 साल, 7 साल में किसानों की जो दशा है, दिशा है, वो बदलने लगेगी। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ये कानून बेहद जरूरी थे और सही समय पर देश में लाए गए हैं और इसका जितने जल्दी क्रियान्वयन होगा, कुछ शक्तियां लगी भी है कि ये कानून ना आए, ताकि जो चल रही है, जिस पद्धति से कृषि चल रही है, जिस तरीके से आड़तिये, बिचौलिए, कुछ पॉलिटिकल लीडर उसका लाभ उठाते हैं, वो उसी तरह से चलता रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद कुछ प्रतिशत लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरे देश में जो देखने में आया है कि किसानों का बहुमत इस कानून के साथ है और वो इसके फायदे को समझ रहे हैं और इस फायदे को समझने के बाद मैं समझता हूँ जो किसान समझ लेगा वो इसका विरोध कभी नहीं कर पाएगा जी। तो एक जो बोलना चाहिए कि किसान को समझाने की व्यवस्था, इसमें सुधार लाना और इस प्रक्रिया को तेज करना महती आवश्यकता है जी। तो इसके लिए भी अब मैं समझ रहा हूँ कि सरकार ने प्रयास चालू कर दिए हैं। हम भी गांव-गांव जाकर के किसानों के बीच में बैठ के ले रहे हैं और जब उनके बारे में, किसान कानून के बारे में चर्चा करते हैं, देखो जैसे धारा 370 हटी है तो एक देश एक कानून, जीएसटी आया, एक देश एक कर, अभी एक नई राशन कार्ड पद्धति आ रही है, एक देश एक राशन कार्ड। तो आपको नहीं लगता कि एक बाजार पूरे भारत का होना चाहिए? जब हम गेहूं बेचने जाते हैं तो हमारे लिए सीमाएं तय हैं कि हम बालाघाट का गेहूं छत्तीसगढ़ में नहीं बेच सकते, गोंदिया में नहीं बेच सकते, लेकिन उसी गेहूं से यदि बिस्किट बन जाता है तो उसके लिए खुला मार्केट है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को न्याय मिले तो इसी कानून के जरिए वो संभव हो पाएगा। और मैं समझता हूं ये कानून जिस दिन पूरी शक्ति के साथ लागू हो जाएगा तो किसानों की दशा और दिशा में त्वरित परिवर्तन आने लगेगा। और मैंने पूरा कानून पढ़ा है, समझा है और उस दिशा में हमने कार्य करना भी प्रारंभ किया है। तो निश्चित तौर पर ये कानून एक बोलना चाहिए कि जो हम एक सपना देखते हैं भारत को विश्व गुरु या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का,
तो उसमें इसकी महती भागीदारी होगी। जी विशाल जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभय जी ने बताया उस अगर उनके नजरिए से सोचे तो इससे बेहतर कानून तो हो ही नहीं सकता। फिर देखिए, कोई भी बात को अगर साबित करना तो उसके लिए बहुत सारे तथ्य रखने पड़ते हैं। अभय जी ने इस कानून को सही साबित करने के लिए अपने तथ्य रखे, परंतु हमारा यह मानना है कि यह कानून जो है वो देश पर थोपा गया है। क्योंकि देखिए, कोई भी संसदीय प्रक्रिया में हम लोकतंत्र के नागरिक हैं। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहलाता है, और इस लोकतंत्र में यह व्यवस्थाएं बनी हुई है कि जिसमें कोई भी कानून को लाने के लिए उस पर एक लोकसभा में, राज्यसभा में एक व्यवस्थित बहस होती है, पटल पे आता है, वहाँ पे सांसद अपने विचार रखते हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उनकी बात उनको वहाँ पे सुना जाता है, और उस पर फिर एक विचार विमर्श या वोटिंग के माध्यम से जो है कोई कानून को लाया जाता है। परंतु इस मामले में एक बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि जिस समय देश में कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश थमा हुआ था, जब सांसद निर्धारित रूप से नहीं चल रही थी, भंग थी कहना चाहिए, तब 5 जून को महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लाया। हाँ, एक अध्यादेश। अगर ये इतना ही अच्छा था और इतना ही व्यवस्थित था तो भाई किसानों के बीच सरकार जाती, कुछ किसान संगठनों से क्या मांगे उस पर विचार करती, किसानों को अपने पास बुलाती, सांसदों के बीच पटल पर इस बात को रखा जाता, अगर कोई दिक्कत होती ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती जहां पक्ष विपक्ष के सांसद होते, वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाते, अपनी बात रखते। अध्यादेश न लाते हुए अगर इसको संसद में पारित करके ला जाता तो हम मानते कि व्यवस्था जो है सरकार चाह रही कि सही तरीके से आए और सही चीजों के लिए आए, परंतु थोपड़े जैसी स्थिति बनी। सबसे पहली तो इसमें इस कानून के बारे में जो हमको बहस करना चाहिए वो इस मुद्दे पर करना चाहिए कि इसको ऑर्डिनेंस के रूप में क्यों लाया गया, बल्कि इसको पटल के माध्यम से लोकसभा के और राज्यसभा के माध्यम से लाना चाहिए था, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार बहुमत में है। 300 से अधिक सांसद इनके लोकसभा में, राज्यसभा में भी अभी बहुमत में आ चुके हैं, कई राज्यों की सरकारें गिरा के अभी जो है राज्यसभा में बहुमत में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है? आप इसको लोकसभा में लेके आते। आपने अभी संसद सत्र बुलाया, आप 6 महीने कुछ पहले कोविड के नियमों को मद्देनजर रखते हुए संसद सत्र बुला सकते थे। भैया, आप जब सरकारें गिरा सकते थे कोविड के समय में, तो आप संसद का सत्र भी बुला सकते थे अगर इतना अच्छा कानून था तो। पहली बात। दूसरी बात है, 3 कानून के बारे में जैसे अध्ययन की बात अभय जी कर रहे हैं, तो अभय जी की कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली बात इन्होंने कही कि हम किसानों के बीच जा रहे हैं समझाने के लिए, तो मैं ये जितने दिनों से, मैं तो पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा, अपने बालाघाट जिले की बात करूंगा। मैंने किसी भी किसान संगठन को जी, या जो मूलतः खेती करने वाले किसान है उनको किसानों के बीच में जाके इस अध्यादेश को समझाते हुए नहीं देखा। मैंने जिनको भी देखा वो शहर के धनाढ्य और संपन्न व्यापारी हैं। वो व्यापारी जो सहकारी समितियों में या किसानों के बीच जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कानून समझा रहे हैं। किसान को कानून समझाने के लिए व्यापारी को जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसान जाते, इतने किसान नेता हैं बालाघाट जिले में, अगर वो जाते और वो समझाते तो हम मानते किसानों को ये कानून समझाया जा रहा है। और आप क्या समझाने की बात कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या समझाने की बात कर रही है? आप बोल रहे हैं अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। बिल्कुल थी, होती, पर आपने उन अमूलचूल परिवर्तन के में क्या परिवर्तन होने चाहिए इसको लेकर कभी किसानों के पास सरकार गई नहीं, कभी उनकी मांगों को समझा ही नहीं। आज तक आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, वो बोल रहे हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती कुछ और है, कानून कुछ और है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सरकार ने कानून लाई, ठीक है, सरकार का काम है नए कानून लाना। आपने धारा 370 की बात करी, धारा 370 को लेकर बाकायदा संसद में बहस हुई, तब धारा 370 हटाई गई। यूनियन टेरिटरी बनाया गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उस पर बहस हुई, वो लोकसभा राज्यसभा में पटल पर लाया गया। आपने 3 तलाक वाले कानून को पटल पर लाया जी, उसको मंजूरी मिली है। आप इस कृषि अध्यादेश को क्यों अध्यादेश जैसे लेके आए, पटल पे लेके आते। हम अमूलचूल परिवर्तन की पटल पर भी बहस हुई है और ध्वनि मत के साथ कानून पारित हुआ है। 20 सितंबर को ध्वनि मत के साथ कानून पास हुआ है। और ध्वनि, अगर मेरी बात सुनिए, अगर 6 अध्यादेश लाते हैं तो अध्यादेश के नियम को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अध्यादेश लाते हैं तो 6 महीने के भीतर आपको उसको लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करना होता है। उस पर पारित किया गया, बकायदा ध्वनि मत से पारित हुआ, उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, कोई भी आप अध्यादेश लाते हो या कोई भी कानून लाते हो तो ये उस सरकार का अधिकार है। सरकार समय समय पर देश की आवश्यकता के अनुसार ऐसे अध्यादेश लाती है, ऐसे कानून बनाती है। इसीलिए नोटबंदी करती है आपकी सरकार, आधी रात को। मेरी बात को सुनिए, अभी कृषि मुद्दे पे जो बहस हो रही है मैं उसकी बात करूंगा, बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से लाया गया है। मान लिया हमने कि सरकार ने अध्यादेश लाई, अब 6 महीने के अंदर उसे पटल पर उसे साबित करना था। तो चूंकि अभी विशाल जी कह रहे थे कि राज्यसभा और लोकसभा में आपका बहुमत है, तो बड़ी आसानी से आपने उसे कर दिया पारित।
स्वाभाविक, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगा कि हमें किसान नेताओं से कुछ बात करनी चाहिए? और कृषि चूंकि भारत की जान है, और आप इतने बड़े तबके को ऐसे कैसे नजरअंदाज कर सकते? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिस समिति को लेकर के इस कानून का ड्राफ्ट रचा गया, अधिकतर ऐसे लोग थे जो किसान परिवारों से आते हैं, जिनका पैतृक व्यवसाय कृषि रहा है। कृषि पे राजनीति करने वालों को के साथ बैठना, मैं नहीं मानता कि इसकी जरूरत है। कृषि पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, अगर यही राजनीति उन्होंने, आप ये बता दीजिए, महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र होने के कारण राजेश टिकैत आज नेता है, क्या काम किया उन्होंने कृषि के लिए? इसके पहले उनका किसी एक कोई कार्य बता दीजिए बड़ा, कि जिनने किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया है। तो आपको क्या लगता है कि मेरी बात सुनिए ना, मोदी जी कौन से किसान परिवार से हैं और इतना बड़ा परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे ही वो भी देश के नागरिक है भाई जी। राकेश टिकैत जी नागरिक है ना? मेरी बात सुनिए ना, देश के नागरिक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने आप को जो जिस तरह से कृषि नेता, कृषक नेता बता रहे हैं, आप उनके इतिहास में भी आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर मोदी जी ने गुजरात में परिवर्तन करके दिखाया है, अपने आप को साबित किया है। आपकी पार्टी के सांसद गांव का बेटा, किसान का बेटा, उनके नाम पे वोट मांगते हैं। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जो किसान का बेटा, वो अपने आप को किसान का बेटा बोलने में हर्ज क्या है? आप बोल रहे हैं कि ऐसा किसान। देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहूंगा, जो अभी देश जिस नाजुक स्थिति में जो बता रहे हैं, ये एक बोलते हैं, एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान जी। ये नारा केवल नारा नहीं था, ये उन दो जो सामाजिक वर्ग है उसके प्रति हमारा सम्मान प्रकट करता था। उन्होंने जय जवान बेटा, आपकी सरकार जय किसान, जवान किसान को आमने सामने कर दिया। मेरी बात तो सुनिए, जवान किसान को हमने सामने नहीं किया। ये जो तथाकथित नेता है, जो कृषि कानून का आड़ लेकर के अपनी राजनीति साध रहे हैं, राजेश टिकैत का आप इतिहास पढ़िए। अगर वो आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, तो निश्चित मान के चलिए, अगर आरएलडी के टिकट से राजेश टिकैत ने यदि चुनाव लड़ा है, तो उन्होंने आरएलडी की विचारधारा को स्वीकार किया है। और आरएलडी की विचारधारा से कौन नहीं? ये आंदोलन राकेश टिकैत अकेले का नहीं है अभय जी। आप देखिए, जितने कृषक संगठन इस कृषि बिल के विरोध में आए थे, मैक्सिमम की घर वापसी हो चुकी है। किसान नेताओं ने वापसी ली, किसान घर वापस नहीं गया। मेरी बात सुनिए, अभी आप जैसे कल के चक्का जाम की आप बात कर लीजिए, पूरे प्रदेश सहित देश में, तो केवल कुछ स्थानों को छोड़ करके उल्टा ये हुआ है कि पूरे देश में चक्का जाम करने वाले कांग्रेसियों को किसानों ने भगाया है। अपने नाम पर राजनीति ना करने की सलाह दी है। खुद राजेश टिकैत ने यह सलाह दी है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कैप्चर करने की कोशिश ना करे। किसानों का चक्का जाम था। ये अभी तक की जो हरकतें हैं, अभी तक के जो इनके जो क्रम है, इनके जो विरोध का, वो अपने आप में बताता है कि ये किसान का आंदोलन नहीं है। नहीं, विरोध के क्रम में आप बताइए, बालाहाट में कोई किसान अगर इसके खिलाफ मुखर हुआ होगा, अगर कांग्रेसियों को छोड़ दें, तो आप कहां मानते हैं कि बालाहाट में किसी किसान संगठन ने विरोध किया? जो किसान नहीं है, वो जो 26 जनवरी को सड़कों पर उतरे थे बालाहाट जिले में, उनने क्या किया? वो दिख रहा है पूरे देश को। क्या दिख रहा है? जब देखिए, वो लोग अपने स्तर पर सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बालाहाट में जब ट्रैक्टर रैली निकली, हमने किसानों से चर्चा की, तो कई किसानों को तो ये नहीं मालूम हम किस लिए लाए गए। अच्छा। कौन किसान ऐसा है जो बोलता है? नहीं, कई किसान थे, किसी को नहीं मालूम। और अभी तो मैं बता रहा हूँ, केवल देखो क्या होता है, जैसे किसान का आंदोलन है तो उसमें किसान वर्ग जुड़ता है, मजदूर का आंदोलन है, मजदूर वर्ग जुड़ता है, लेकिन इस कानून को लेकर के जो असहमति की बात है, वो मुझे पूरे वातावरण में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अभी जैसे अब जैसे 8-10 राउंड की बातचीत की किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के बाद, बोले काला कानून। अरे क्या काला है? कोई एक चीज तो बताएंगे आप। कितनी सारी चीजें बता रहे हैं भाई जी। आप किसानों से बात क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है एक चीज गलत है तो आप रखिए। आपकी सरकार 18 संशोधन को तैयार हुई, मेरी बात सुनिए, सरकार ऐसा कोई कानून नहीं है, कि एक बार बन गया और उस पर पत्थर की लकीर हुई है, उस पर संशोधनों का जो द्वार है वो खुला रहता है, सरकार का अधिकार है। जब दबाव बढ़ा के अभी जैसे मैं बता रहा हूं, मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2015 में शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी संसद में, जिसे कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने मान्य किया। उसमें लिखा था कि देश में जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य पे केवल 6% किसानों की ही फसल खरीदी जाती है, बाकी किसानों के साथ छला हुआ होता है।
आप उस 6% किसानों के लिए उसको एक कानून बनाना चाहते हैं? आप उस एमएसपी को ऐसे दायरे में किसान को हमेशा आप बांध के रखना चाहते हैं? अच्छा, आप मिसाल आप ये बताइए, एक किसान अपनी फसल को चाहे देश के किसी स्थान में बेचना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ ठीक है ना, किसान बेचना तो क्या विरोध है फिर आपका? जब अगर पूरा मार्केट एक किसान के लिए रहा है, मेरी बात सुनिए, फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, पर नियम है उसके। कहाँ आप बताइए, बालाघाट का किसान गोंदिया में फसल बेच सकता है? किस कानून के अंतर्गत बेचेगा? आप मेरे को बताइए। बालाघाट किसान गोंदिया अपनी फसल लेके कैसे जाएगा? उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कहाँ कौन भरेगा? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कल मैं एक मामूली के किसान के साथ बैठा, आपको सच्ची घटना बताऊं। अभय जी की सुन लेते हैं, विशाल जी। अभय जी की सुन रहे हैं, उनको कंप्लीट करने देते हैं। आप बोलने नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी कि गोंदिया में उसको उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा? मेरी बात सुनिए, उसको दलाल मेरी बात, वहां उसको कोई कॉर्पोरेट नहीं घेरेगा? क्या वहां का मंडी कर्मचारी उसको मतलब बेवकूफ नहीं बनाएगा, दबाव नहीं बनाएगा? क्या उसको अड़ाया नहीं जाएगा? इस बात की कोई गारंटी इस कानून में नहीं, कोई गारंटी? देखो, जो चीज आप बोल रहे हो ना, वो सारी चीजें इस कानून में समाप्त की गई है। आप ही बोल रहे हो कि मंडी का कर्मचारी उसको लूटेगा नहीं लूटेगा। जब वो मंडी से उसका लेना देना ही नहीं रहेगा तो क्यों लूटेगा? अगर अपने गांव के पास की मंडी सोसाइटी में जाता है तो उस भरोसे के साथ जाता है कि चूंकि मेरे गांव से लगी हुई है, यहाँ का कर्मचारी जानता है। अभी 26 जनवरी मैं अपने अधिकारी, बड़े अधिकारी के पास यहाँ तत्काल त्वरित पहुंच सकता हूँ। अगर उसके पास ना पहुंच सकूं तो किसी व्यवस्थित व्यक्ति के पास पहुंच सकता हूँ जो मेरे समस्या का समाधान कर सके। आज दूसरे मैं अपनी बात 1 मिनट में रखता हूँ। उसमें प्रदेश में राजा दुबला वाली कहावत है, उस स्थिति में वो किसान वाले क्या मजबूर नहीं होता? अभय जी बोलना चाह रहे हैं। कल 1-2 दिन पहले मैं एक मंगोली के किसान के साथ बैठा, उसने वायासार क्वालिटी की धान लगाया। उस धान का रेट गोंदिया के व्यापारी ने 2200 रुपए कोट करके गया। उसके खेत से धान उठाने की बात हुई और समर्थन मूल्य 1865 रुपए। सबसे पहले तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि जो समर्थन मूल्य है, आप किसी भी क्वालिटी का धान लगा लो, खाने लायक, नहीं खाने लायक या कैटल फीड के लायक, जानवरों के खाने लायक, सभी का समर्थन मूल्य एक है। क्या यह होना चाहिए? दूसरा, यदि उसने बारीक धान लगाया है, वायासार धान लगाया है, जिसके लिए किसी जमाने में बालाघाट फेमस था, जिसकी डिमांड थी, जिसकी पहचान थी बालाघाट के लिए, अगर हम भी उसको समर्थन मूल्य के दायरे में ला लेंगे तो आज उस किसान को जो 2200 रुपए का रेट मिल रहा है, क्या आप उसको भी 1865 के दायरे में बांधना चाहते हैं समर्थन मूल्य कानून ला करके? आप खुद विशाल जी, इनके बारे में मैंने पेपर में पढ़ा, 1 मिनट आप शांत रहें, खुद इनके फसल के बारे में मैंने पढ़ा, इन्होंने काला चावल लगाया, ब्लैक राइस, जिसको इन्होंने प्रचारित भी किया। ब्लैक राइस लगाने की इनको क्या जरूरत पड़ी? ये भी एक साधारण मोटा धान लगा लेते और समर्थन मूल्य में मंडी में बेच देते। ये 220 रुपए, जब ब्लैक राइस की कीमत 220 रुपए किलो मिल रही है, तो ये जो कृषि कानून है, देखो फसलों का जो इक्विलिब्रियम है, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हर किसान धान लगाए, हर किसान गेहूं लगाए और वो चाहे कि समर्थन मूल्य में सरकार खरीदे। सबसे पहले तो मेरा विरोध है कि सरकार को व्यापार करना ही नहीं चाहिए। सरकार खरीदार कैसे बन सकती है? गारंटी इस बात की कई अगर उससे कोई दाम ना भी मिला तो उसकी फसल कम से कम उतने दाम में बिकेगी, उससे कम में कुछ बनेगा। मेरी बात सुनिए, जिस चीज की डिमांड होगी, मेरी बात सुनिए विशाल जी, जिस चीज की मार्केट में डिमांड होगी, यदि किसान उसकी पैदावार करता है। श्री राम चिन्नौर भी आज किसान लगाता, मैं काला चावल लगाता हूँ और हमको इस धान का, इस उपज का सही मूल्य हमको जो खरीदार है उनसे आज भी मिलता है। पर 1868 की गारंटी है कि अगर मुझसे कोई भी ना खरीदे तो 1868 ऐसा संभव नहीं है। आज ब्लैक राइस बालाघाट में 2200 रुपए किलो बिक रहा है, 220 रुपए किलो बिक रहा है। ये 1868 के दायरे में कैसे आएंगे? नहीं आना है ना, नहीं आना है। सरकार भी यही चाह रही है। मेरी बात सुनिए, बालाघाट में जो किसानों का समूह है, आप संपन्न किसानों की बात मत करिए। 67% किसान सीमांत किसान है, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय किसान है। ये किसान एकदम से आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकता। ये मेरी बात सुनिए, इस बिल के अंतर्गत ऐसे किसानों के समूह बनना है और ये समूह मिलकर के परिवर्तन लाएंगे। एक छोटा किसान परिवर्तन नहीं ला सकता, इस बात को आप समझना। अभी मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मेरे घर में जो चावल खाया जा रहा है आज की डेट में, वो बालाघाट का नहीं है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। और वो सिर्फ जो समर्थन मूल्य का जो दायरा बड़ा है कि किसान ने ऐसी फसलों को छोड़ दिया है जो फसलें खाने लायक होती थी, बल्कि ऐसे फसलों के साथ में आ गया जिसकी पैदावार ज्यादा होती है। उसको खाने पीने से बहुत ज्यादा वो नहीं रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं अच्छी फसल लगा लूंगा तो मैं गोंदिया और नागपुर, रायपुर ले जाकर के नहीं बेच सकता, क्योंकि कानून रूप से वो बंधा हुआ है
इसी बंधन को हम तोड़ना है। हम चाहते हैं कि बालाघाट किसान को यदि दिल्ली में मूल्य मिले तो वो दिल्ली ले जाकर के फसल को बेचे, वो बालाघाट की मंडियों में बंधा हुआ है। आपको लगता है कि एक छोटा किसान जो मुश्किल से 50 क्विंटल उपज उपजा पाता होगा वो दिल्ली जाकर बेच पाएगा? मेरी बात सुनिए, नए कानून के अंतर्गत जो है छोटे छोटे किसानों के एफपीओ बन रहे हैं, जिन्हें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। आज नहीं, कई सालों से मध्य प्रदेश में बनते आ रहे हैं, इसके लिए सहकारिता क्षेत्र कई वर्षों देश में काम कर रहा है। मेरी बात सुनिए विशाल जी, एफपीओ क्यों नहीं सक्सेस होते थे? इस कानून के अंतर्गत आपको दिखा रहा है, नासिक का किसान संगठित होकर के अंगूर विदेश में बेच सकता है, रत्नागिरी का किसान संगठित होकर के आम विदेश में बेच सकता है, नासिक का किसान प्याज को संगठित होकर के विदेश में बेच सकता है, तो क्या बालाघाट का किसान संगठित नहीं हो सकता इस कानून के जरिए? किसान किस बात की मांग कर रहा है कि भाई आप समर्थन मूल्य की गारंटी, समर्थन मूल्य सरकार ने कहीं पे भी खत्म करने की बात नहीं की है। सरकार कह रहा है तो गारंटी क्यों नहीं दे रही है? गारंटी क्यों नहीं दे रही है एमएसपी की? गारंटी आप नहीं, मेरी बात सुनिए, समर्थन मूल्य को कानून में लाना, मैं अगर समर्थन आपको क्या, मेरी बात सुनिए ना, आप समर्थन मूल्य तय कर देगा, फसल किसान की है, फसल किसान की है, सरकार बोल रही है हम समर्थन मूल्य तय कर देंगे, मंडियां बंद कर देंगे, मंडियों का प्राइवेटाइजेशन होगा। मेरी बात सुनिए ना, आप मार्केट को लेकर समर्थन मूल्य फिर मिलेगा कहाँ किसान? आप जो बोलना चाह रहे हैं ना, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। कारण क्या है, किसान फसल किसान की है तो उसके मूल्य तय करने का अधिकार किसको होना चाहिए, सरकार को या किसान को? किसान बिल्कुल तय करे, लेकिन वो तो आप उसको समर्थन मूल्य के दायरे में क्यों बांधना चाहते हैं? आप न्यूनतम मूल्य चाह रहे हैं ना, किसान न्यूनतम मूल्य तो अभी नहीं मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? आपकी मेरी बात तो सुनिए, जिस चीज की डिमांड नहीं होगी, अगर आप सोचे कि उसको सरकार खरीद के सड़ने के लिए छोड़ दे, तो क्या इसको आप सही मानते हैं? तो आपको क्या लग रहा था अब तक सरकार यही कर रही थी? अभी तक सरकार ये करती आ रही है। मतलब कांग्रेस ने एक पद्धति को जन्म दिया है और इसके जरिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है देश में, सब सर्वविदित है। कांग्रेस ने 1955 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया तो कालाबाजारी पे आज तक देश को रोक लगी, आपने तो अब ये भी सुन लीजिए, 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जब आपने उसको सीमा में बांध दिया था कि कोई इस चीज का वस्तु का भंडार नहीं करेगा, उस वस्तु का भंडार नहीं, मेरी बात को 2 मिनट आप सुन लीजिए पहले, इस चीज का भंडार नहीं करेगा, इस चीज का भंडार। जब टमाटर आज 1 रुपए किलो बिकता है, किसान अपने मवेशी को टमाटर खाने छोड़ देता है, तो आपको नहीं लगता कि उसी समय जो कोई सॉस बनाने वाली कंपनी है उस टमाटर का स्टोरेज कर ले? लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कानून ने उसको बांध के रखा हुआ है कि आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। आप तो एक ही पहलू दिखा रहे हैं अभय जी, दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि आप पूंजीपति उसको डंप कर ले और वही 1 रुपए किलो को आप 20 रुपए किलो। सुनिए, जमाखोरी के क्लॉज हैं, क्लॉज है, जमाखोरी के भी क्लॉज हैं। हाँ, जमाखोरी का मतलब स्टॉक करने के क्लॉज है, उसको आप कर सकते हैं। एक उसका हल्का वर्ड है जमाखोरी, लेकिन अगर आप स्टॉक करने की बात करेंगे तो स्टॉक करने की लिमिट क्यों तय होना चाहिए? जब वो फसल मार्केट में जब उसका मूल्य नहीं मिल रहा है और एक उद्योगपति ने इसको स्टॉक कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है? अभी किसान मवेशियों को अपनी मेरी बात सुनिए ना, किसान मवेशियों को अपनी यदि फसल चराता है, इसको आप सही मानते हैं कि एक उद्योगपति खरीद के ले जाता है उसको सही मानते हैं? हम तो इसे गलत मानते हैं जो एक उद्योगपति 5 रुपए की कीमत के सामान को अपने पास स्टोर करके 50 रुपए कह रहा हूं, इस कानून में किसानों को, कानून से यही होगा अभय जी, पूंजीपति इस कानून से किसानों को पूरे अधिकार मिल रहे हैं, वो अपने फसलों का कंपनियों से अनुबंध कर सकता है। अनुबंध करेगा और अनुबंध का लाभ किसान को पूर्णतः मिलेगा। उपज सही नहीं आएगी अगर बारिश में या तूफान से। ये जो काम पूरे देश में कांग्रेस कर रही किसानों को बरगलाने का, तो सबसे पहले इस कानून को पढ़ना होगा। कहीं कोई सच्चाई नहीं है आपकी बातों में। आपने यदि कानून पढ़ा है तो आप गलत बोल रहे हैं। आम आदमी को किसान, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी संसद में बोल रहे हैं, अपने भाषणों में बोल रहे हैं, कृषि मंत्री तोमर जी अपने भाषणों में बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए, जो बोलते हैं वो पूरा भी करते हैं। क्या पूरा करते हैं? पूरा भी करते हैं। मेरी बात सुनिए, एक कर हर चीज पे अलग अलग कर, आप 4 सामान बेचते हैं, 4 में अलग प्रकार का टैक्स है, क्या मेरी बात सुनिए, मैं भी एक व्यापारी हूँ, कर आतंकवाद से मैं भी परेशान था। मैं पहले 6 प्रकार के कर देता था, आज 1 प्रकार का कर देता हूँ। मेरे को किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब हम अरे ये कृषि बिल से पुलवामा कहाँ पहुंच गया? विशाल जी, कृषि बिल से बात करिए। देखिए, आपने इतने समय 73 दिन तक किसानों को बरगला लिया, किसान अपनी
अपनी अपनी बातें समझ रहे हैं। अब किसान आपके साथ नहीं है, ये आपको समझना होगा। किसान आपके साथ नहीं है। और कल के चक्का जाम ने साबित कर दिया है अभय जी, विशाल जी, किसान आपके साथ नहीं है। अब हमारा समय सीमा है ये खात्मे की ओर है। अब हमारी जो इस प्रोग्राम का समय है बहुत कम बचा है। एक आखिरी एक मिनट का कमेंट आप दोनों की तरफ से मैं चाहूंगी, वो इस बात के लिए कि आपके नजरिए से, खैर आपने तो काफी साबित करने की कोशिश की, फिर भी मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम के अंत में आप ये बताएं कि ये वाकई में कि आपको लगता है अंतरात्मा से कि ये किसान बिल जो है ये हित में है किसानों के? किसान बिल 100% किसानों के हित में है, और यह जो परिवर्तन देश में लाएगा वो पूरा विश्व दिखेगा। सबसे ज्यादा यदि कृषि संबंधित काले कानून है तो वो पंजाब में है। पंजाब में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या अन्य प्रकार के हो, सबसे ज्यादा मंडी टैक्स पंजाब में है। अगर ये कानून लागू होता है तो पंजाब सरकार की अर्थव्यवस्था तगड़ी डगमगा जाएगी। इसलिए ये जो प्रायोजित आंदोलन है ये पंजाब सरकार की देन है। पूरे देश का किसान इस कानून के साथ में है। ये मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा था, और कल 6 तारीख के चक्का जाम ने इस बात को साबित किया है कि किसान इस कानून के खिलाफ नहीं है। और निश्चित तौर पर जब किसानों के बड़े समूह बनेंगे, किसान मिलजुल कर खेती करेंगे और खेती में फसलों के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे कि हमारी आज जो धान सड़ रही है वो नहीं सड़ेगी, गेहूं सड़ रहा है वो नहीं सड़ेगा, हम जो कच्चे तेलों का आयात करते हैं, खाद्यान्न तेलों का आयात करते हैं, वो हमारे देश में ही उत्पाद होगा, हमारा किसान भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो वो केवल और केवल इन कानूनों से ही संभव है। जैसा कि लोगों को बताया जा रहा है कि ये काला कानून है, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी इसमें एक काला अक्षर, कानून तो बहुत दूर की बात है, इस कानून में एक भी खिलाफ शब्द किसानों के नहीं है, एक भी काला अक्षर किसानों के खिलाफ में नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह कानून देश की दशा और दिशा, केवल किसानों की नहीं, देश की दशा और दिशा दोनों बदलने में सहायक होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और जो लोग किसानों को बरगला रहे हैं वो अपनी राजनीति साध रहे हैं। इससे किसानों को बचना चाहिए और इन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए या समझना चाहिए, तभी उसके पक्ष में या खिलाफ में खड़ा होना चाहिए, मेरा ऐसा आग्रह है। जी, अब विशाल जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि यह कृषि कानून के नाम पर पूंजीपतियों को और पूंजीवादी बनाए और पूंजीवादी सभ्यता की तरफ भारत को ले जाने की तैयारी, कॉर्पोरेट कल्चर में देश को ले जाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। और जिस तरीके से इसको अध्यादेश के रूप में लाया गया, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो हम तब भी उठा रहे थे और अभी और भविष्य में भी उठाएंगे कि इसको अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, वहीं से इसके खिलाफ सवाल खड़े हो जाते हैं। कहीं भी किसान जो है वो किसी भी राजनीतिक दल से जो है वो प्रेषित होकर वहाँ पर नहीं बैठा है। किसान अपनी और अपने आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। और रही बात जैसे पंजाब की बात आई, तो पंजाब में भी केंद्र सरकार का समर्थन करने वाली केंद्रीय मंत्री इस कानून के खिलाफ इस्तीफा दे चुकी सरकार में जो थी केंद्र में, तो ज़्यादा कुछ बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं राजनीतिक रूप से। परंतु कहीं भी जो है यह कृषि कानून जो है किसानों के हित में नजर नहीं आता। आज कागजों में बड़ा अच्छा लग रहा है, आज दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, एक जो फीचर फिल्म दिखाई जा रही है। पर अभी अगर आप 1947 के समय में चले जाइए, उसके पहले जिस तरीके से साहूकारों और जमींदारों ने किसानों को जकड़ के रखा था, वैसे भविष्य में कारपोरेट जो है वो किसानों को जकड़ लेंगे। धीरे धीरे किसान हमारा कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो खेती में बंधुआ हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, मजदूर के बाद वो बंधुआ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एक समय के बाद में बड़ी कंपनियों को मजबूरी में, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद में उसे लोन नहीं मिलेगा बैंक से, लोन के लिए किसान इस कानून से आजाद हो रहा है, बंधुआ नहीं होगा, आजाद हो रहा है। कोई आजाद नहीं हो रहा, आप गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से आजाद हुए हैं, आप फिर उसी ओर ले जा रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि यह किसानों को गुलाम बनाने की, किसानों को विवश करने की, किसानों को दबाने की साजिश है। कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कृषि कानून लाए गए हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से किसान हूं, मैं स्वयं इस कृषि कानून का पुरजोर विरोध करता हूं। और मुझे पता है कि कालांतर में इस कानून के लागू होने के बाद में किसानों को बहुत दुर्दशा का और इस देश को फिर से कॉर्पोरेट गुलामी का जो है एक बार भविष्य देखना पड़ेगा। अगर ये कानून लागू होते हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और एक कानून को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। रही बात सुधार की, तो पहले बर्खास्त करें, फिर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, किसान संगठन जो जमीन पर है उनके साथ बैठे, इनके किसान पुत्र सांसदों को जो भी देश में है सभी पार्टियों उनको बुलाया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और इस पर एक खुला डिस्कशन हो, हर जगह पार्लियामेंट में हो, बाहर हो,
और उसके बाद में फिर नए तरीके सरकार अगर कुछ करना चाहती तो करे। जी, तो आज मुद्दे की बात है में हम कृषि बिल 2020 पर बात कर रहे थे। हमारे साथ थे भाजपा से मीडिया प्रभारी अभय कोचर जी, जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के प्रवक्ता विशाल बिसेन जी, दोनों ने ही अपनी अपनी बातें कहीं। सत्ता पक्ष की ओर से ये जवाब मिला हमें कि ये कानून जो है वो देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। वहीं विपक्ष ये कहता नजर आया कि इससे किसानों की और देश की दुर्दशा होगी। बहरहाल भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। ये मामला अभी भी उतना ही तूल पकड़ा हुआ है और अभी भी हमारे बॉर्डर्स पर, जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर है, किसान डटे हुए हैं। भविष्य में देखते हैं कि क्या होगा। आज मुद्दे की बात है में आप दोनों अतिथि हमारे स्टूडियो है, आपका बहुत धन्यवाद।